जिसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें प्रूव करना है कि जो करणी 5 है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमें सिद्ध करना है हम उसका उल्टा मान लेते हैं और माना कि करणी 5 एक परिमेय संख्या है। इसे विरोधोक्ति विधि भी बोलते हैं। तो हम मान लेते हैं जो हमें दिया गया है अपरिमेय, तो हम इसका उल्टा मानना है आपको और लिखना है माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने दिए हुए के विपरीत मान लिया है। तो फिर इसके बाद आपको लिखना है परिमेय संख्या जो होती हैं वो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। तो आपको लिख देना है P/Q इस तरीके से। करणी 5 के बराबर P/Q लिख देना है क्योंकि करणी 5 एक परिमेय संख्या हमने मानी हुई है, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0। तो इसका मैं मतलब अभी समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो ये आपको लिख लेना है जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0। तो P और Q सहअभाज्य हैं। चलिए समझ लेते हैं सहअभाज्य का मतलब होता क्या है। यहाँ पर हम लोग रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पर मैंने कोई संख्या ली 4/12। तो यहाँ पर ये 4 से डिवाइड हो जाती है, जैसे 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो उत्तर आया 1/3। लेकिन जो हमें 1/3 मिली है, अब इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है एक और संख्या स्वयं के अलावा, एक और संख्या स्वयं के अलावा और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके। तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 एकम 1, 1 तिया 3, तो यही आएगा। या संख्या स्वयं, तो ये संख्या स्वयं भी हो सकती है, जैसे 1 के लिए 1 ही हो जाएगा और 3 के लिए 3 ही हो जाएगा। तो सहअभाज्य का मतलब होता है वह संख्या जो लिखी हुई है P/Q के रूप में, इसे और कोई ऐसी संख्या डिवाइड ना कर सके, केवल वही संख्या कर सके या फिर एक कर सके, इसे बोलते हैं सहअभाज्य। तो आपको थोड़ा सा समझ बस लेना है और इसका ज़्यादा कोई उपयोग नहीं है आगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है सहअभाज्य कि इसको P और Q को केवल एक डिवाइड कर सके या फिर वही संख्या। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2/5। ये एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर 2 जो है, 2 से ये पूरी परिमेय संख्या डिवाइड नहीं होती है, तो या 5 जो है इससे भी नहीं होती, लेकिन ये 1 से दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं या फिर ये स्वयं से, जैसे 2 एकम 2 अपने आप में एक बार चला जाता है, 5 एकम 5, तो अलग अलग हैं, ये डिवाइड हो जाती हैं। तो इसी तरीके से इसके बाद हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा √5 का वर्ग और यहाँ पर हो जाएगा P/Q का वर्ग। अब यहाँ पर 5 का वर्ग, यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा क्योंकि रूट का वर्ग है। यहाँ पर यदि हम करणी 5 का गुणा करणी 5 में करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से करणी 2 का गुणा यदि करणी 2 में करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। तो समान संख्या जब भी करणी में होती है तो वह संख्या बाहर आ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हो जाएगा P/Q वर्ग। अब हम इसका त्रियक गुणा कर देते हैं, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं और Q वर्ग का गुणा हो जाएगा 5 में, तो ये आएगा 5Q वर्ग बराबर में हो जाएगा P वर्ग। यहाँ जो 5 गुणा में है ये आ जाएगा बटे में, क्योंकि गुणा वाली संख्या का पक्षांतर बटे में होता है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा Q वर्ग बराबर P वर्ग बटे 5। अब यहाँ कोई भी संख्या का वर्ग यदि किसी दूसरी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उससे विभाजित होगी। आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर यदि
4 लिखा है, 4 का वर्ग यदि 2 से विभाजित है तो 4 भी 2 से विभाजित होगा। वर्ग यदि हटा दिया जाए तो 4 भी 2 से विभाजित होगा, ये आपको समझना है। तो इसको यहाँ पर p वर्ग यदि 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ p वर्ग 5 से विभाजित है, क्योंकि बटे में लिखा हुआ है। p वर्ग 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, तो यहाँ पर p क्या है, 5 से विभाजित है। तो इसको हम स्थिति 1 बना लेते हैं, स्थिति 1। अब हम यहाँ से देखते हैं कि p वर्ग 5 से विभाजित है, इसका मतलब जो है p का एक गुणनखंड 5 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि तब p का एक गुणनखंड 5 होगा, p का एक गुणनखंड 5 होगा। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हमने बात की कि p का एक गुणनखंड होगा तो कैसे होगा, इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 25, तो ये 5 से विभाजित है, तो 5 से विभाजित है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका 25 जो है इसका एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। तो कैसे, 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 5। तो आगे कोई भी संख्या हो लेकिन उसमें एक 5 तो कम से कम होगा ही, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको गुणनखंड। जैसे यहाँ पर लिखा है 24 और ये 2 से डिवाइड है, तो इसका एक 2 गुणनखंड होगा, बिल्कुल होगा। यदि हम 2 को बाहर निकाल दें तो 2 गुणित 12 लिख सकते हैं बटे 2। तो पीछे कोई भी संख्या हो, इसको हम m भी मान सकते हैं, लेकिन इसका एक गुणनखंड क्या होगा, 2। इसी तरीके से p जब 5 से विभाजित है तो p का एक गुणनखंड क्या होगा, 5। तो एक गुणनखंड क्या होगा, 5। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि p बराबर 5m, m जो पीछे की संख्या होगी और 5 उसका एक गुणनखंड है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जो p का मान है ये हम यहाँ पर एक समीकरण बना देते हैं, ये समीकरण 1, और यहाँ रख देते हैं p का मान। तो चलिए रखते हैं, तो p का मान समीकरण 1 में तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 5q वर्ग बराबर p का मान है 5m, तो यहाँ पर हो जाएगा 5m का वर्ग। अब इसको आगे करते हैं तो 5q वर्ग बराबर 25m वर्ग हो जाएगा। ये वर्ग लगा है क्योंकि। अब यहाँ से हम 25 को बटे में पहुँचा देते हैं, तो 5q वर्ग बटे 25 आ जाएगा बराबर m वर्ग। तो यहाँ पर आएगा 5 एकम 5, 5m 25, तो q वर्ग एकम q वर्ग बटे में आएगा 5, बराबर में आ जाएगा m वर्ग। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि q वर्ग भी 5 से डिवाइड है, तो q भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ q वर्ग 5 से विभाजित है, तब यहाँ से q भी 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित है होगा। अब इसको हम स्थिति 2 बना देते हैं, स्थिति 2। अब यहाँ तो p और q दोनों ही 5 से विभाजित हैं। यदि स्थिति 1 और 2 को यदि ध्यान से पढ़ा जाए, स्थिति 1 बोलती है p भी 5 से विभाजित होगा और स्थिति 2 कहती है q भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये है कि p और q दोनों 5 से विभाजित हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं p और q दोनों सहअभाज्य, मतलब 5 से नहीं है, या तो 1 से होगा या संख्या स्वयं से होगा, या तो p से होगा या फिर 1 से होगा, 5 से नहीं होगा। तो यहाँ से, लेकिन हमें यहाँ पर जब हम विरोधोक्ति विधि लगा देते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलता है कि p और q दोनों 5 से विभाजित हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि p बटे q एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ से स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट है,
स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि P/Q एक परिमेय संख्या नहीं है, तब उसके बराबर में जो √5 है वह भी, तब √5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ये प्रूफ हो जाता है, √5 एक अपरिमेय और संख्या होगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाती है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और यदि आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यह पे आने लगेगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग सर्च कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से कक्षा 10वीं के सभी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।